अधिक सेवाओं के बारे में 1979 में ये एक्ट आया। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनको बनाए रखना जरूरी है, उनसे बाइकआउट नहीं किया जा सकता है। बहुत छोटा सा एक्ट है, 11 सेक्शन का है, 3 साढ़े 3 पेज में इसकी धाराएं ख़त्म हो जाती हैं और इनके लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट का एक्ट है। टोटल 11 धाराएं हैं, एक अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। अनुसूची में लिस्टेड किया गया है कौन सी चीज़ें अत्यधिक सेवा के अंतर्गत आएंगी। 3A में जैसा डिफाइन किया गया है अत्यावश्यक सेवा, तो अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत कौन सी वस्तु आएंगी। तो पहले अपन अनुसूची देखते हैं, फिर धाराओं पर बात करते हैं। AA और B 3 भागों में बांटी गई है। ए भाग कहता है वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, प्रवर्ती, ऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, अनुसंचिवीय व्यक्ति। विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हुए व्यक्ति हैं। लोक तथा राज्य मोटर परिवहन कर्मशालाओं में लगे हुए व्यक्ति हैं। लोक स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति हैं। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी से संबंधित व्यक्ति हैं। निगमों, नगर पालिका परिषदों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों तथा विशेष क्षेत्र विकास अधिकारियों से संबंधित हैं। जैसे अभी आपने देखा ना कोविड काल में लोक स्वास्थ्य, अब पूरे डॉक्टरों को और DM अधिकारी वगैरह हैं, आप देख रहे हैं, इन सबको क्या किया गया था, बिल्कुल बाध्य किया गया था। क्या बाध्य किया गया था कि आपको अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी रहना है। अब 24 घंटों की ड्यूटी कर दी थी, अत्यधिक सेवा है ना ये। तो वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, प्रवर्ती तथा अनुसंचिवीय कार्मिक, तो एक ही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो कैसे संबंधित हैं। उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, सहकारिता दुकानें हैं हमारे गांव में चलती हैं जहाँ पे 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल मिलते हैं गरीबी रेखा से नीचे आने वालों को। जो खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन परिभाषित अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपापन से संबंधित है। अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे शक्कर बांटते हैं, तेल बांटते हैं, ऐसी वस्तुओं को ये लोग बांटते हैं, वितरित करते हैं। दुग्ध वितरण, पशुधन और पशु चिकित्सा तथा पशुपालन, कुक्कुट पालन सेवाओं। अब दुग्ध वितरण सेवाओं से संबंधित है, पशुपालन सेवाओं से संबंधित हैं। पशुधन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, पशु चिकित्सा सेवाओं से संबंधित है। इनको डिनाई नहीं करने दिया जाएगा कि आप अपने कर्तव्यों से मुक्त रहें। वन रोपण, वन संरक्षण, वन उपज के परिरक्षण, परिवहन, भंडारण और वितरण से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं अत्यावश्यक सेवा संधारण में। मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 द्वारा शासित मध्य प्रदेश सचिवालय सेवाओं से संबंधित है। सचिवालय ये कलेक्टर वगैरह भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, सचिव के सबऑर्डिनेट रहते हैं कलेक्टर वगैरह, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो सिंह साहब हैं इंदौर के हैं, जो काफ़ी अच्छा कलेक्टर साहब ने परफॉर्मेंस दिया। अब तो इंडिया के सभी लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बाई हो रही है। कल न्यूज़ में बता रहे थे, हमने पता नहीं कितने 65 करोड़ कितने तो वैक्सीनेशन हमने विदेशों को दिए हैं, 65 करोड़ या 65 मिलियन समथिंग, इतना वैक्सीनेशन हमारे इंडिया के लगभग 118-120 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ लोगों में से लग चुके हैं वैक्सीनेशन। और इन विदेशों में भी हम लोगों ने बहुत निर्यात किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की सेवाओं से विभागाध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं से संबंधित हैं। तो इनसे संबंधित व्यक्ति हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, थोड़ा इनको भी ध्यान दें। निम्नलिखित द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्ति। अब देखो परीक्षाएं संचालित हो रही, जैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य में समस्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संयोजित हो रही हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश की परीक्षा संचालित हो रही है। अभिव्यक्त परीक्षाओं का संचालन के अंतर्गत आते हैं वीक्षण, इन्विजिलेशन। आप देखिए इन्विजिलेटर करने वाले होते हैं, इनको अत्यावश्यक सेवा है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आज मुझे फीवर है जाऊंगा नहीं।
स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप इन्विजिलेशन टीम के सदस्य हैं, पर्यवेक्षक हैं, सुपरवाइजर हैं। प्रश्न पत्रों का बनाया जाना आपको सुपुर्द किया गया है। अनुसीमन, मॉडरेशन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, कोई अन्य ऐसा क्रियाकलाप जिनका कि परीक्षाओं के संबंध मंडल या विश्वविद्यालयों द्वारा हाथ में लिया जाना अपेक्षित है। सेंट्रल वैल्यूकेशन होता है एग्जामों में, परीक्षाओं में सेंट्रल वैल्यूकेशन होता है यूनिवर्सिटी में। वहाँ बैठ के जैसे हम लोग भी, मैंने कॉपी कुछ चेक की है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल वैल्यूकेशन में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम रूम में है, ही व्यवस्था की गई है वहाँ पे, बेसमेंट में है ऑडिटोरियम में, जिसमें पूरी कॉपी रखी रहती है। आप वहाँ इनरोल्ड हो जाएंगे तो आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको 10 से 5 वहाँ बैठना है, अपना टिफिन ले जाइए, सारे दिन कॉपी चेक कीजिए। जाएंगे, एंट्री चेकिंग होती है, बातें समझ चेकिंग होती है, और मोबाइल वगैरह रखवा लेते हैं, ऐसा रहता है उनका सिस्टम, लेकिन फिर बाद में लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। संसद के या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्ति, अब इनका इलेक्शन होना है, इलेक्शन सदस्य जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही, जो इलेक्शन करवाते हैं ऐसे सदस्यों की बात हो रही। वह व्यक्ति जिसे भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा या संकट के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के अनुतोष पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और कार्यहानि के निर्धारण और मूल्यांकन से संबंधित कार्य सौंपा गया है। अब देखिए, भूकंप वगैरह आ जाए, कहीं पे आपदा आ जाए, आपदा प्रबंधन आ जाए, अब जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम ही तो लगा था अभी कोरोना काल में, ऐसे लोगों को कार्य सौंपा गया है इनके अनुतोष रिलीफ पहुंचाने के लिए। तो क्या है, वो बच नहीं सकते। जैसे सीएमओ, देखो सीएमओ पे इतना बर्डन था, चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं हम, कि कई चीफ मेडिकल ऑफिसर मर गए, और कई थानेदारों पर भी बहुत इम्पैक्ट था कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। मतलब आप कह दें कि हमें नहीं नहीं, आपको कोरोना फैल गया है तो हमें तो दो साल की, 1-2 महीने की छुट्टी चाहिए, मेडिकल लगा, नहीं होगा, अत्यावश्यक सेवा है, आपको करना ही पड़ेगा। 1979 का अधिनियम संख्यांक 10 है। 17 अप्रैल 1979 में इसको सहमति मिली है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे राज्यपाल की सहमति मिली है, देख लीजिएगा, राज्यपाल की सहमति मिली है 17 अप्रैल 1979 को। मध्य प्रदेश राज्य में अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण के लिए बंद करने, इनका रेगुलेशन करना चाहती है, ये मेंटेनेंस करना चाहती है अत्यावश्यक सेवाओं का, मतलब प्रॉपर तरीके से चलती रहे। जैसे आपने देखा ना, जैसे हम BHEL की बात करते, भेल की बात करते, भोपाल में है, झांसी में है, हरिद्वार में है। अब भेल में क्या होता है, 24 घंटे मशीन चलती है। आपकी नाइट वाली शिफ्ट में ड्यूटी लग सकती है, या सुबह वाली शिफ्ट में आप इंजीनियर हैं, तो क्या करना है, 24 घंटे मशीन चलना है। तो प्रोडक्शन होगा इंडिया में, और विदेशों में आयात निर्यात होता है सामानों का, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनते हैं यहाँ पे। तो इनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए, आप देखते ना, कॉलेज ही देख लीजिए, लोग कॉलेज में अब क्लास लगना है प्रॉपर, अब क्लास लगना है तो अब चल रहे हैं, कोई टीचर चला जाता तो किसी अन्य टीचर को बोल देते आप पढ़ा दीजिएगा इसमें लेक्चर, ठीक है, तो ये मैनेज कर लेते कि नहीं, कि क्लास प्रॉपर चलना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे है एक हिसाब से, कि मध्य प्रदेश राज्य में अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण के लिए वो बंद करने तथा ऐसी सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने के लिए शास्ति, भंग किए जाने के लिए दंड। आप देख रहे हैं, डॉक्टर लोग स्ट्राइक कर देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है कि आप ऐसी अत्यावश्यक सेवा है, कई लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है, आप रोक नहीं सकते हैं, आपकी जो मांगे हैं रखिए, आप मांगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अत्यावश्यक सेवा से बाइकाट नहीं कर सकते। सेक्शन 1, इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। यह तत्काल प्रवृत्त होगा, मतलब जिस तारीख को ये सहमति पाया है उसी तारीख को लागू हो गया था, 17 अप्रैल 1979 को ही लागू हो गया था। सेक्शन 2 कहती है अधिनियम का लागू होना। अब सेक्शन 2 अधिनियम का लागू होना बोलती है, यह अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से संबंधित, देखिए यहाँ पे नंबर आप डाल दीजिएगा, अत्यावश्यक सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं आती, वैज्ञानिक पहला, दूसरा तकनीकी, तीसरा कार्यपालिक, चौथा प्रवृत्ति ऑपरेटिव, और पांचवा अनुसूचीय व्यक्तियों को लागू होगा। 5 प्रकार की सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही यह अधिनियम लागू होता है। सेक्शन 2, जैसा हम हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 2 पढ़ते हैं कि हिंदू कौन है,
यह अधिनियम कौन से हिंदुओं पर लागू होता है। उसी तरह यहाँ बताया गया कि ये अधिनियम किन पे लागू होता है। तो 5 प्रकार के व्यक्ति समझ में आ रहे हैं, जो 5 प्रकार की सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। स्पष्टीकरण। अत्यधिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं वे व्यक्ति। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें कि अत्यधिक सेवा के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कौन से व्यक्ति आते हैं। देखिए, पहला, जो ठेके पर रखे गए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, जो पूर्णकालिक नियोजन में, पूरी तरह से नियोजन में है, 10 से 5 वाली नौकरी में है, जिन्हें आकस्मिक व्यय कंटीजेंसी में से भुगतान किया जाता है। आकस्मिक व्यय होता है, उसमें से भुगतान किया जाता है। आकस्मिक व्यय, मान लीजिए बहुत अनिवार्य सेवा में लगे हुए हैं, अनिवार्य सेवा में लगे हुए हैं, तो आकस्मिक व्यय मिलता है। जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं, कार्यभारित, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो संस्थान है उनमें नियोजित किए गए हैं, जैसे एम्स मान लीजिए, जो कार्य संस्थापित हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उनमें किए गए हैं। वे व्यक्ति जो राज्य सरकार या किसी एजेंसी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हैं और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। लोक स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पे आते हैं। सेक्शन 3 कहती है, परिभाषाएं बताती है। 3A कहती है अत्यधिक सेवा, तो मैंने अभी शुरू में बताया आपको 3A में अत्यधिक सेवा से क्या तात्पर्य है, अनुसूची में वर्णित की गई सेवा अत्यधिक सेवा के अंतर्गत आती है। बी, 3B, किसी अत्यधिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार करना, कार्य करने से इनकार करना से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है। ऐसे कार्य का किया जाना जिसका प्रतिषेध 5 के अधीन किया गया है, वो क्या कहलाता है, कार्य करने से इनकार। तो 5 क्या बोलती है, वो 5 आगे पढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं, 4 में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंडेटरी कुछ कार्य, जैसे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं आपको सफल होना है, तो मस्ट है। मस्ट क्या है, पहले आशावादी होना है पहली चीज़, और दूसरी मैंडेटरी है कि आपको क्लास ज्वाइन करना है। ऑप्शनल नहीं है कि आप आ गए ज्वाइन कर लिया, नहीं आए ज्वाइन कर लिया। LLB की क्लास थोड़ी है ये, यहाँ पे कुछ बनना है, अधिकारी बनना है, हमें खड़े होना है। तो वैसी बात यहाँ कही गई है कि कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति, मतलब आप इनकार नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब ये हुआ है कार्य करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ऐसी सेवाएं हैं जो अत्यावश्यक सेवाओं में आती हैं, वहाँ कार्य करना ही पड़ेगा। कोरोना के पेशेंट बहुत निकले हैं पहले लॉकडाउन में, इंदौर में तो छल्ली लग गई, कुछ लोग तो हॉस्पिटल में गए तो पता ही नहीं चला डेड बॉडी कहाँ गई। फिर बाद में तो दी नहीं गई, लेकिन सूचना तो दी गई कि मर गया है। बाद में सूचना तो दी गई कि मर गया है, पहले तो पता ही नहीं चला, बॉडी ही हटवा दी। बहुत सारे लोग एक साथ मरे, तो सरकार घबरा गई कि अब क्या जवाब देंगे, बॉडी हटवा दी। कई लोगों की बॉडी नहीं मिली। अब ऐसे में एक डॉक्टर कहे नहीं भैया हम ना आ पाएंगे, सरकारी कर्मचारी है, सरकार पे कर रही है, डॉक्टर कह रहा हम ना करेंगे सेवा, जान थोड़ी हथेली पे रखेंगे अपने, तो नहीं कहने दिया जाएगा, करना ही पड़ेगा। दंगे हो जाएं, पुलिस वाले कहें नहीं भैया हम ना जाएंगे बंदूक लेके, करना ही पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं चल पाएगा काम, वरना क्या होगा, मेंटेनेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। तो ये कह रहे हैं कार्य करना ही पड़ेगा भैया, आप मना ना कर पाएंगे। सेक्शन 4 बताती है अगर मना करेंगे तो हम आपको दंडित करेंगे। देखिए, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि लोक हित में या लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अत्यावश्यक सेवा में तथा ऐसी तारीख से जैसी कि आदेश में निर्दिष्ट की जाए कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी। काय का प्रतिषेध करेगी, कार्य किए जाने से इनकार करने का प्रतिषेध करेगी भाई, कि आप इनकार नहीं कर सकते, आप मेडिकल लगा रहे हैं कि छुट्टी दे दो, नहीं देंगे,
जरूरी है, दिन रात सेवा। हमारे डॉक्टरों ने इतनी सेवाएं की है पीपीई किट पहन के। कई लोगों के वीडियो देखे हैं जो अपनी ड्यूटी के बाद रात में आए हैं, उन्होंने जब पीपीई किट उतारी है तो मैं ये लगता है कि वास्तव में सल्यूट किया जाए इनको। स्पॉट बन गए हैं पूरी बॉडी पे, बॉडी सफ़ेद सी पड़ गई है, पूरे नहा चुके हैं, अंदर के कपड़ों में पसीने से लथपथ हैं, फिर भी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं डॉक्टर। ऐसे लोगों को सल्यूट है, बिल्कुल सल्यूट है, जो अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। हमारी सेना के डिफेंस के आदमी, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे ऑफिसर और जो डॉक्टर हैं जिन्हें गॉड के तौर पर मानते हैं, वो, इनके लिए हमारे अधिवक्ताओं ने भी बहुत सहयोग किया है कोर्ट की कार्रवाइयों को मेंटेनेंस करने में। अगर वो काम करना बंद कर देते, कई लोगों ने जान गई है, यहाँ बहुत सारे लोग गए हैं, अभी बहुत दुखद खबरें मिलती रही हैं। अच्छे अच्छे एडवोकेट यहाँ लोकल से भी गए, इंदौर से भी कई लोग जाना पड़ा है ऐसी परिस्थिति में। तो प्रतिषेध करने का पावर किसको है? राज्य सरकार को है कि आप कहते हैं कि हम ड्यूटी पे नहीं आएंगे, वो कह देगी, मना कर देगी, आना ही पड़ेगा। कोई जवाब, कोई क्यों नहीं चलेगा। उपधारा 1 के अधीन किए गया कोई आदेश केवल 3 मास तक प्रवृत्त रहेगा। ऐसा आदेश 3 महीने तक प्रवृत्त रहेगा, मतलब 3 महीने तक मैंडेटरी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। किंतु राज्य सरकार वैसे ही आदेश द्वारा उसे समय समय पर किसी ऐसी अवधि के लिए जो एक बार में 3 मास से अधिक की नहीं होगी बढ़ा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक समीचीन है। तो 3 माह तक और बढ़ा सकेगी। तो ऐसा आदेश कब तक रहेगा? तदक सेवा को बाध्यकारी करने के लिए कि करना पड़ेगा, 3 माह तक लागू रहेगा, 3 माह और एक्सटेंड किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सब क्लॉज 3 में आ जाते हैं। उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार सब संबंधित ध्यान में लाने के लिए उचित समझे। तो ऐसे आदेश में ये लोग रिक्वेस्ट टाइप में करते हैं कि आप लोग सेवा कीजिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, तो वो पब्लिश करेंगे। मेरे ख्याल से अधिसूचनाओं द्वारा निकाला जाता है गजट बजट में, या सार्वजनिक तौर पे भी निकाल सकते हैं, जैसा भी हो। सेक्शन 5, अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों के प्रतिषेध। कुछ चीज़ों को रोक लगाई गई है, कुछ कार्यों के प्रति रोक लगाई गई है। धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित, चाहे अकेले या सम्मिलित रूप में, इनकार करने या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा। पूरी तरह से इनकार नहीं करेगा, आधा अधूरा काम नहीं करेगा, जो काम सौंपा गया पूरा करना। प्रश्नमान्य कार्य समय के परे कार्य करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा जबकि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो। जब बहुत मैंडेटरी है वहाँ इनकार तो कर ही नहीं पाएगा। तीसरा, किसी संस्थापन, इंस्टॉलेशन, मशीनरी, संयंत्र, यंत्र, भवन, कार्यालय, अभिलेख या अन्य संपत्ति या अवहन नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे विनष्ट नहीं करेगा, ऐसे कार्य किए जाने का प्रयत्न नहीं करेगा, उसका दुष्पीड़न नहीं करेगा। इसको आईएमपी लिख लेना, इसको आईएमपी लिख लेना। सब क्लॉज 3 को मैं बताता हूँ क्यों लिखना है। इस धारा का नाम भी आईएमपी ही लिख लेना, सेक्शन 5 से पूछी जाती है, ओटी मिलेंगी आपको। चौथा, छुट्टी के पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। पहले से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जा पाएंगे। कैसे आप छुट्टी लेंगे तो आपकी जगह दूसरे को प्रतिस्थापित किया जाएगा, सेवा रुकनी नहीं चाहिए ना। 5वां, कलम बंद करने, टेलीफोन बंद करने, औजार बंद करने, चक्का जाम करने, धीमी गति से काम करने जैसे किसी भी क्रियाकलाप या किसी अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसकी की परिणति कार्य विराम या कार्य मंदता में होती है, का आश्रय नहीं लेगा। ऐसे कार्य या कार्य लोप का आश्रय नहीं लेगा जिसका परिणति प्रसामान्य कामकाज की विच्छिन्नता में होती है, मतलब भंग होता है कामकाज, निर्धारित कामकाज, सामान्य काम का भंग होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित होने, कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा। देखिए, ये प्रतिषेध किया गया, स्टेट गवर्नमेंट रोक लगाती है इन चीज़ों पर कि ऐसे काम नहीं करना है। 5 में, 4 में बताती है कि आप काम करने से मना नहीं कर सकते हैं। 3 में डिफाइन करती है अत्यावश्यक सेवा को, अत्यावश्यक सेवा को डिफाइन करती, और क्या डिफाइन करती, कार्य करने से इनकार करना को डिफाइन करती।
दो में क्या करती है, दो में अधिनियम का लागू होना बताती है, एक में तारीख बताती है 17 अप्रैल 1979 संपूर्ण मध्य प्रदेश पे विस्तार। 6 में आ जाते हैं अपन, दो सेक्शन और यहाँ पे थोड़ी लेंदी पढ़ने की अपन को ज़रूरत है। 6, 7, 8। 6 बोलती है वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। कौन संज्ञान लेगा? जिला न्यायाधीश का न्यायालय संज्ञान लेगा इसको। ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज को है, अधिकारता किसको है ऐसे मामले को सुनने की? डिस्ट्रिक्ट जज को है। सब क्लॉज 1 कहती है। सब क्लॉज 2 कहती है उपधारा 1 के अधीन किसी वाद या कार्रवाई में जिला न्यायाधीश को न्यायालय रोक, स्टे या व्यादेश देने वाला कोई आदेश एक पक्षीय रूप से नहीं करेगा। जिला न्यायाधीश क्या करेगा? स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन देने वाला एक पक्षीय आदेश नहीं करेगा, एक्स पार्टी आदेश नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट समझ रहे हैं आप कहाँ? जिला न्यायाधीश का मतलब क्या है? डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। डीएम मत समझिएगा यहाँ पे। कैसे डीएम अपन पढ़ते आए हैं, आर्म्स एक्ट पढ़ते डीएम पढ़ते हैं। यहाँ पे डीएम ना समझिएगा, रासू का पढ़ते हैं डीएम पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन को डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पे। जरूर इंग्लिश में आप लिख लें, डिस्ट्रिक्ट जज लिख लें इसके बाजू में। ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो सकता है। संज्ञान कौन लेगा? डिस्ट्रिक्ट जज लेगा। एक्स पार्टी ऑर्डर करने का आदेश नहीं होगा इसको, और क्या नहीं करेगा? इंजेक्शन भी जारी नहीं कर पाएगा, जो एक तरफा होता है। सेक्शन 7 कहती है शास्ति या पेनल्टी के बारे में। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था इम्पोर्टेंट लगाओ सेक्शन 5 के खंड 3 में मशीनरी के संबंध में। तो सब क्लॉज 1 उसी के संबंध में कहती है जो कोई धारा 5 के उपबंधों में से उसके खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, उल्लंघन करने का प्रश्न करेगा। मतलब 3 वाले खंड को छोड़ना है, मशीनरी वाले को छोड़ना है। बस सेवाओं वाली बात हो रही है कि नौकरी पर किया गया है, पहले से आप छुट्टी लेके लिए बिना नहीं जाएंगे, पहले से बता के जाना है, छुट्टी नहीं लेंगे, आपस में पूरा काम करना है, नहीं करेंगे, प्रतिषेध लगाए गए 5 में। प्रतिषेधों का उल्लंघन कर रहे हैं आप, प्रश्न कर रहे हैं या दुष्प्रेरण कर रहे हैं उसका, तो क्या होगा? 6 मास तक के कारावास से या 500 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। कितना दंड है? 6 महीने का, 500 रुपये का या दोनों का। अब देखिए 5 के तीसरे खंड की बात सब क्लॉज 2 कहती है कि जो कोई धारा 5 के खंड 3 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा मशीनरी वगैरह के संबंध में। सब क्लॉज 3 खंड, संस्थापन, मशीनरी, यंत्र, संयंत्र, भवन, कार्यालय, अभिलेख, अब अपहरण नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनको नुकसान पहुंचा रहा है, देखो रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो 5(3) के उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह किसी भी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बना जो कि तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अधिरोपित की जाने योग्य हो, कारावास से 3 वर्ष तक और 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। तो इसके अलावा 3 वर्ष और 5,000 तक का जुर्माना से दंडित होगा। इसके अलावा अन्य शास्ति भी लगाई जा सकती है, अन्य पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इतना जरूर यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेक्शन 8 में आ जाते हैं। विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने, उत्प्रेरित करने या वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ति। अब देखिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट की बात की जा रही है। उद्दीप्त कर रहे हैं आप किसी को ऐसा कार्य करने के लिए, क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। उद्दीप्त करना मतलब अमोटिवेट करना, मतलब है तो मोटिवेट ही करना, उत्प्रेरित करना है। कैसा है? गलत काम के लिए उत्प्रेरित करना है, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। गिविंग एनी फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, और क्या है? सपोर्ट फॉर डिसरप्शन, क्या कर रहे हैं? समर्थन देने के लिए शास्ति। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा के संबंध में ऐसा कर रहा हो, धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किए गए किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसाएगा, उद्दीप्त करेगा, उत्प्रेरित करेगा, या धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किए गए किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए या उसके समर्थन में कोई धन व्यय करेगा, या अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदान करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है और तदनुसार वह इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाकर दंडित किया जाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सिर्फ दंडित किए जाने की बात कर रहे हैं कि इस धारा का उल्लंघन किया है तो दंडित किए जाएंगे। अब धारा 5 का उल्लंघन होगा तो दंड कहाँ है? धारा 7 में है। शास्ति या पेनल्टी 7 में ही है। यहाँ तो बस
ये बताया गया कि उल्लंघन पर शास्ति दी जाएगी व्यक्ति को। एक निर्देश टाइप की निर्देशित धारा है ये। सेक्शन 8 निर्देशित धारा है कि आप उल्लंघन करेंगे किसी भी तरीके से। ये थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी के लिए जैसे हम हैं, आप एक सीएमओ हैं, मैं आपको पैसे देता हूँ कि एक काम कीजिए, आप आज कॉल कर दो, आज हॉस्पिटल ही नहीं जाओ, आपको काम नहीं करना है आज, या आप उसका काम मत कीजिएगा, वो आएगा। तो इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उद्दीत करते हैं, प्रेरित करते हैं, या वित्तीय फाइनेंशियल ऐड देते हैं कोई काम नहीं करने के लिए। जो प्रतिशत काम बताए गए हैं वो काम जैसे आपको आना ही है, आपको जबरन उसी दिन नहीं आने देंगे फाइनेंशियल। अभी एक दिन में कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे हैं कि एक महिला गाड़ी चला रही है, अच्छी टॉल महिला है, तो उससे पूछा गया मैडम आप क्या करती हैं, मॉडल हैं क्या? तो उसने कहा मॉडल नहीं है, हम एसओ थे। तो पूछा कि एसओ थी कैसे? तो बोले बड़ी कहानी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो फिर बताया गया कि इनके बारे में कि भाई इन्होंने 10 लाख रिश्वत ली थी और उसमें पकड़ी गई थी। अब इनको हटा दिया गया पद से, कन्विक्ट पाया गया है, लोकायुक्त द्वारा हटा दिया। अब ये मॉडलिंग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अब पद पे नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी थर्ड पार्टी द्वारा प्रलोभित किया जाता है, भटकाव किया जाता है और वो व्यक्ति उस पर आ जाता है, काम करता है, तो थर्ड पार्टी को भी दंडित किए जाने की बात यहाँ पे 8 कहती है, निर्देशित करती है। सेकंड पार्टी तो शास्त्रीय सेक्शन 7 के अंतर्गत दंडित है ही ऑलरेडी। 9 अपराधों का संज्ञान। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध कैसा होगा? संज्ञेय होगा। देखिए यहाँ 6 माह 3 वर्ष के अपराध हैं, संज्ञेय होगा प्रत्येक अपराध। यहाँ पे संज्ञेय है तो क्या होगा? बिना वारंट गिरफ्तारी होगी, और क्या होगा? अन्वेषण करने का पुलिस अधिकारी को पावर है बिना आदेश के। सेक्शन 10 अपराधों का विचारण आदि। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण कौन करेगा? जेएमएफसी करेगा, जेएमएफसी द्वारा किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच और विचारण को लागू होंगे। तो सीआरपीसी के पूरे प्रोसीजर सीआरपीसी की लागू होती है। निरसन देखिए ऑर्डिनेंस लाया गया था इसके लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1978 क्रमांक 6 1978, इसके द्वारा निश्चित किया जाता है सेक्शन 11 के द्वारा। कैसे ये ऑर्डिनेंस लाया गया था? इसी के स्थान पे, इसी ऑर्डिनेंस के स्थान पे